नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 122। घमंडी भूरा भूरा ने आन्या को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं देखा। ये स्पष्ट था, वह वास्तव में मानती थी कि भूरा एक निंजा था। ये पहली बार था जब किसी ने भूरा के निंजा होने के दावों पर विश्वास किया था। उनमें से अधिकांश को यह भी नहीं पता था कि भूरा किस बारे में बात कर रहा था, और अगर उन्हें पता भी था तो वे हमेशा उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते थे जो बेधड़क झूठ बोल रहा था। यदि आप निंजा हैं तो क्या आप पानी पर दौड़ सकते हैं? क्या आप खुद को लकड़ी के लट्ठे में बदल सकते हैं? आन्या ने जिज्ञासा से भरी आंखों से पूछा। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ, भूरा उत्साह से चिल्लाया। मैं और भी कर सकता हूँ। मैं एक रहस्यमयी आंख का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को भ्रम में फंसा सकता हूँ। वाह, आन्या ने भूरा के लिए धीरे से ताली बजाते हुए कहा। इस बीच प्रीतम और यहाँ तक कि उसकी निजी परिचारिका एग्नेस भी हैरान थी कि आन्या स्लाइम की कल्पनाओं के साथ चल रही थी। यहाँ तक कि साथी प्रीतम और अर्धमानव भी भूरा के शब्दों को रोल प्लेइंग से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे, लेकिन आन्या ने इसे ऐसे लिया जैसे कि यह सब सच हो। मुझे और बताओ, आन्या ने कहा। भूरा आन्या की बाहों में कूद पड़ा और उसे अपनी सारी हरकतें और दुनिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं बताने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा तब बताता है जब उसका शिक्षक उससे पूछता है कि वह अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता है। इसके लिए मुझे खेद है, रिबोनियन हॉबमैनकीज ने कहा। नहीं, ये ठीक है। यंग मिस को अर्धमानवों से बहुत लगाव है। ये पहली बार नहीं है जब उसने सड़क के किनारे से एक प्यारा सा पालतू जानवर उठाया है। कोई बुरा न माने, एग्नेस ने आन्या को प्यार से देखते हुए कहा। प्रीतम को बुरा नहीं लगा। आखिरकार वे भी भूरा को कभी कभी सड़क के किनारे एक प्यारे पालतू जानवर के रूप में संदर्भित करते थे। क्या आप किंग्स क्षेत्र की यात्रा करने के लिए यहाँ आए हैं? यदि हाँ, तो हम आपको वहां पहुंचने में मदद कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, हॉबमैनकी ने कहा। एग्नेस ने सिर हिलाया। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आभारी होंगे। हम पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक पीछे मेपलवुड गांव में रुकना चाहते हैं ताकि हम अपने संसाधनों को फिर से भर सकें। हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, प्रीतम ने उत्तर दिया। उनकी मदद से आन्या और उसके अनुरक्षक खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं को सुरक्षित रूप से पार कर अंततः किंग्स क्षेत्र में पहुंच गए। रास्ते में प्रीतम और आन्या के अनुरक्षक आपस में कहानियां साझा करते रहे। उन्होंने खुद को आन्या के निजी रक्षक के रूप में पेश किया जो हर जगह उसके साथ जाते थे, और इस विशेष मिशन में उनका काम युवती को किंग्सब्रिज के मैजिक टॉवर तक ले जाना था, जहां वह प्रसिद्ध 8 सितारा शांत धधकते आग के राजा रंजीत से मिल सकती थी। एग्नेस ने खुद को आन्या की निजी परिचारिका और उसकी देखभाल करने वाली बताया, जो उसके जन्म से ही उसकी सेवा कर रही है। फिर प्रीतम ने अपना परिचय दिया और एग्नेस को बताया कि वे रिबॉर्न राष्ट्र का हिस्सा हैं। एग्नेस को पहले तो ये बात उलझन में डाल गई। इस यात्रा की तैयारी के लिए किए गए अपने सभी शोधों में उसने कभी नहीं सुना था कि किंग्स क्षेत्र में एक संप्रभु राष्ट्र स्थापित किया गया है। जब हॉबमैनकी ने बताया कि उनका राष्ट्र अभी अभी बना है, तब अंततः बात समझ में आई। एग्नेस के दिमाग में नेशन ऑफ रिबॉर्न बस एक छोटा सा समूह था जो अलग थलग लोगों का था, जिन्होंने खुद को अपना राष्ट्र घोषित करने का फैसला किया। क्वींस क्षेत्र में ऐसा बहुत हुआ। कुछ लोग तो घर के आकार के एक छोटे से भूखंड को भी अपना राष्ट्र कहते थे। ओह, हम भी एक कंपनी का हिस्सा हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, हॉबमैनकीज ने कहा। नहीं, इसका नाम क्या है? रिबॉर्न कंपनी, उन्होंने जवाब दिया। एग्नेस ने इसे कुछ खास नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। उसने क्वींस क्षेत्र में उस कंपनी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसने सोचा कि यह एक छोटे से शहर या गांव तक सीमित एक साधारण व्यवसाय है। वह क्या है? इस बीच आन्या भूरा को गोद में लेकर अपनी सीट पर बैठी थी, तभी उसकी नज़र मेपलवुड गांव को जोड़ने वाली सपाट कंक्रीट सड़कों पर पड़ी। साम्राज्य पर रोमांच खोजे एग्नेस ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका और उसे भी यह बात दिखाई दी। इतना ही नहीं, उसने मेपलवुड गांव में भी कुछ गड़बड़ देखी। एग्नेस ने कहा, मुझे लगता है कि हम गलत जगह पर हैं। यह मेपलवुड गांव जैसा नहीं दिखता। हॉबमैनकी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। वह मेपलवुड गांव है। इसके बावजूद एग्नेस को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। वह एक छोटे से कस्बे की कल्पना कर रही थी, जिसकी जनसंख्या केवल सैकड़ों में होगी और घर मुख्यतः लकड़ी और फूस से बने होंगे। लेकिन उसने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। वहां 2 से 3 मंजिल तक ऊंचे बड़े बड़े पत्थर के मकान थे। गांव में आने जाने के लिए सपाट सड़कें थीं और दूर से भी वे देख सकते थे कि दिन के समय वह जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी।
किंग्स क्षेत्र को देश का ग्रामीण क्षेत्र माना जाता था, विशेषकर मेपलवुड गांव को, क्योंकि यह राजधानी किंग्सब्रिज सिटी से बहुत दूर था। लेकिन किसी तरह मेपलवुड गांव क्वींस क्षेत्र के समृद्ध भागों के एक शहर जैसा लग रहा था। एग्नेस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शायद सबसे अजीब बात यह थी कि ये धातु के बक्से जैसी अजीब गाड़ियां थीं जिन्हें आगे खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। एग्नेस को लगा कि गाड़ी के अंदर कोई जानवर छिपा है, खासकर तब जब वह आगे बढ़ते हुए दहाड़ रहा था। कुछ और मिनटों के बाद वे अंततः मेपलवुड गांव पहुंचे, जहां क्वींस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रिबॉन कंपनी के उत्पादों के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। वाह, सड़क तो बहुत समतल है। ये अजीब गाड़ियां क्या हैं? वह धातु पानी के साथ कैसे बह रही है? उन्होंने लोगों को धातु के नलों पर अपनी ताजी उपज धोते हुए पानी को ऐसे धोते हुए देखा जैसे वह एक मुफ्त संसाधन हो। उन्होंने देखा कि लोग रिबॉन टैक्सी नामक एक बड़ी गाड़ी पर चढ़ने के लिए कतार में खड़े थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक बिल्कुल अलग दुनिया देख रहे हों। एग्नेस ने आश्चर्य से कहा, समतल सड़कें, पत्थर की इमारतें और अब यह अजीब गाड़ी। किंग्स क्षेत्र में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। ओह हाँ, हमारे बॉस ने ऐसा किया, हॉबमेनकीज ने सहजता से उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे ध्रुव की तरह बेपरवाह होकर जवाब देने की आदत विरासत में मिली थी। हाँ, एग्नेस ने अचानक कहा। इस बीच आन्या ने मेपलवुड गांव की ओर देखा, उसके चेहरे पर पूरी तरह से आश्चर्य और विस्मय साफ झलक रहा था। ये देखकर भूरा गर्व महसूस किए बिना न रह सका। क्या मेरे गुरु इतने महान नहीं हैं? मुझे यकीन है कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको वे पसंद आएंगे। वे अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। अध्याय 123 फ्यूज जला। क्वींस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ये देखकर दंग रह जाएगा कि किंग्स क्षेत्र में क्या हो रहा है। अकेले प्लम्बिंग सिस्टम ही अमीर लोगों के बीच कचरे के निपटान के स्वच्छ और कुशल तरीके के लिए हलचल मचा देगा। क्वींस क्षेत्र के सबसे अमीर इलाकों में भी अभी भी कुएं से पानी इकट्ठा करने के लिए शारीरिक श्रम का इस्तेमाल किया जाता है या अपनी सेवाओं के लिए जल जादूगर को काम पर रखना पड़ता है। ये तथ्य कि कहीं दूर स्थित किसी गांव में भी केवल एक लीवर घुमाने से पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उनके जीवन को राजाओं, रानियों और राजघरानों से भी कहीं बेहतर बना देता था। लेकिन शायद रिबॉन द्वारा प्रस्तुत सबसे आकर्षक उत्पाद उनकी ऑटोमोबाइल्स थी, जो ड्रैगन से कम गति पर दौड़ने के लिए किसी जादू या घोड़े का प्रयोग नहीं करती थी। ये शानदार मशीनरी क्वींस क्षेत्र में दूरी की समस्या का समाधान कर सकती है। क्वींस क्षेत्र में व्यवसायों और यहाँ तक कि सेनाओं को भी सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में बहुत समय लगता था। इससे अनिवार्य रूप से जगहें अन्य स्थानों से अलग थलग और एकांत हो गईं। यही कारण था कि क्वींस क्षेत्र के उत्तरी भाग में घटित होने वाली घटनाएं क्वींस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कुछ वर्षों बाद ही ज्ञात हो सकीं। लेकिन किंग्स क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता था कि सभी शहर, कस्बे और गांव एक दूसरे से कहीं अधिक जुड़े हुए और अद्यतन थे। ये सब इस तथ्य के कारण था कि रिबॉन कंपनी ने अपनी टैक्सी सेवाएं उन लोगों को प्रदान की जो अपनी खुद की कार खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अब पार्चलैंड्स के पास के लोग कुछ ही दिनों की यात्रा के भीतर किंग्स क्षेत्र के दूर के हिस्से में जा सकते थे। कारोबार में तेजी आई और कंपनियों ने रिबॉन कंपनी से खरीदे गए नए ट्रकों का अच्छा उपयोग करना शुरू कर दिया। एग्नेस ने मेपलवुड गांव के गीले बाजारों में बिकने वाले उत्पादों को देखा और पाया कि यह पहले की तुलना में बहुत अधिक विविधतापूर्ण था, जिसमें ग्रास वैली की विशिष्ट नम जड़ी बूटियां और यहां तक कि पार्चलैंड्स के सूखे स्वादिष्ट कैक्टस फल भी उपलब्ध थे। उसने जो सुना था उसके अनुसार इसकी कीमत 10 सोने के सिक्कों तक हो सकती थी, लेकिन अब इसे चांदी के सिक्कों से भी खरीदा जा सकता है। एग्नेस ने क्वींस क्षेत्र में अन्य महंगे उत्पादों के बारे में सोचा। अगर उनके पास गाड़ियां होतीं तो इससे भोजन और पोषण की कमी वाले गरीब इलाकों को अंततः विक्रेताओं द्वारा लगाए जाने वाले उच्च करों और कीमतों से मुक्ति मिल जाती। ये सड़क बहुत समतल है, आन्या ने कहा। इसे क्या कहते हैं? भूरा उसकी गोद से उछलकर उसके सिर पर गिर पड़ा। इसे कंक्रीट कहते हैं और यह मेरे गुरु द्वारा बनाई गई चीज है। प्रीतम ने कंक्रीट के लाभों के बारे में और बताया कि कैसे इसका उपयोग कुछ ही दिनों में पूरी सड़कें और इमारतें बनाने के लिए किया जा सकता है। ये सस्ता भी था, इसलिए अधिकांश क्षेत्रों ने इसे अपनी इमारतों में लागू करना शुरू कर दिया, उन्हें कंक्रीट में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। एग्नेस ने प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत है। ये कंक्रीट क्वींस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। भूरा ने आन्या के सिर के ऊपर से उसके चेहरे पर नजर डाली। तुम लोग क्वींस क्षेत्र से हो? उसने उससे पूछा। हाँ, मैं वहीं पैदा हुई थी, उसने उत्तर दिया। आपको खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं से होकर जाने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको नहीं पता कि 1 साल पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आया था? इससे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता था। भूरा ने चिंतित भाव से कहा।
मैं नहीं चाहता कि मेरा एकमात्र अनुयायी फिसल कर गिर जाए। अगर तुम चले गए तो कौन विश्वास करेगा कि मैं एक निंजा हूँ? जब तुम अगली बार आओ तो तुम्हें हमारे राजमार्ग का उपयोग करना चाहिए। आन्या ने बैंगनी रंग की कीचड़ को देखा। यहाँ कोई राजमार्ग है? हाँ, हमारे बॉस किंग्स क्षेत्र को क्वींस क्षेत्र से जोड़ने वाली एक सड़क खोलने वाले हैं, हॉबमैनकी ने बताया। लेकिन ये कैसे संभव है? एंजेस ने पूछा। पहाड़ की श्रृंखलाएं इतनी खड़ी और खतरनाक हैं कि उन पर निर्माण करना मुश्किल है, यहाँ तक कि आपकी कंक्रीट की सड़कें भी। आपने अभी कहा कि यहाँ 1 साल पहले भूस्खलन हुआ था, इसलिए सड़क सिर्फ 1 साल या उससे ज्यादा समय तक ही टिकेगी और फिर नष्ट हो जाएगी। भूरा आन्या के सिर से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों को छाती पर टिकाकर सिर ऊपर किया, उसका चेहरा गर्व से भर गया। किसने कहा कि हमने इसे पर्वत श्रृंखलाओं में बनाया है? मास्टर ने रघुनाथ के साथ पहले ही एक समझौता कर लिया है कि उनके राज्य के चारों ओर एक सड़क बनाई जाएगी। भूरा ने आश्चर्य से कहा। एग्नेस और आन्या अपने आश्चर्य को रोक नहीं सकीं और वहीं चुपचाप खड़ी रहीं। बचपन में ही आन्या को इस देश में स्थित हर प्रजाति, क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में पढ़ाया और प्रशिक्षित किया जा चुका था। आपकी अगली किताब एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। उनके परिवार ने उन्हें पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन राजनयिक बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसा करने के लिए उन्हें पूरे देश की हर राजनीतिक स्थिति से अवगत होना पड़ा, जिसमें वे देश भी शामिल थे जो एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन और युद्ध में थे। इतिहास की कक्षाओं में उन्होंने बताया कि देश के हजारों सालों के इतिहास में कई गठबंधन बने, बदले और टूटे। ये सुनना आम बात थी कि एक क्षेत्र 1000 साल तक दूसरे क्षेत्र के साथ गठबंधन में रहा, लेकिन कुछ ही सालों में टूट गया और एक दूसरे के प्राणघातक दुश्मन बन गए। लेकिन रघुनाथ परिवार ने एक बार भी अपनी बंद दरवाजे की नीति के बारे में अपना रुख नहीं बदला। किसी ने भी उन्हें मना नहीं लिया था। न तो सोने का लालच और न ही युद्ध की धमकी उन्हें अपने दरवाजे खोलने के लिए मजबूर कर सकी। सभी को लगा कि यह सिलसिला आने वाले सालों तक जारी रहेगा। लेकिन इस पल तक उन्हें पता चला कि किसी ने रघुनाथ वंश के साथ सफलतापूर्वक गठबंधन कर लिया है। एग्नेस ने हकलाते हुए पूछा, रिबॉन कंपनी की रघुनाथ डॉम के साथ साझेदारी है? क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास कुख्यात दमिश्क स्टील तक पहुंच है? प्रीतम ने अपना सिर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। एग्नेस को कभी पता नहीं था कि वे अपनी आंखों के सामने एक विश्व परिवर्तनकारी घटना देखेंगे। रिबॉन कंपनी अभी भी क्वींस क्षेत्र में अज्ञात थी, लेकिन वह जानती थी कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे बम को देख रही हो जिसका फ्यूज जल रहा हो। ये बस कुछ ही सेकंड दूर था जब यह फटने वाला था और तूफान के जरिए पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल देने वाला था। अध्याय 124 देखने का इरादा। इस बीच कोमोडोस मेपलवुड गांव में अकेले थे और वहां देखने लायक हर चीज को देख रहे थे। आन्या और एग्नेस के विपरीत इन कोमोडोस को रिबॉन कंपनी के नए आविष्कारों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वे रिबॉन कंपनी में शामिल अर्धमानवों में गहरी रुचि रखते थे। सिर्फ एक नज़र से ही उन्हें पता चल गया था कि ये अर्धमानव अलग हैं। उनमें सामान्य अर्धमानवों की तुलना में इतनी ज्यादा ताकत थी, मानो वे अपने अस्तित्व से ही शक्ति से उत्प्रोत हों। येलो मैंकी क्वींस क्षेत्र में असामान्य नहीं थे जहां से वे थे। उन्होंने ब्लू मैंकी को सड़कों पर प्रदर्शन करते और रेड मैंकी को सड़क पर सामान ढोते भी देखा था। हालांकि रिबॉन कंपनी में येलो मैंकी उनके आदि लोगों से बिल्कुल अलग थे। उनके चेहरे ज्यादा मानवीय लग रहे थे, उनकी पीठ सीधी थी और उनका आसन सामान्य से ज्यादा लंबा था। सबसे अजीब बात थी उनके फर पर डिजाइन की सुनहरी धारियां। इतना ही नहीं, ये पीले मैंकी ऐसे मंत्र और कौशल का प्रयोग कर सकते थे जो क्वींस क्षेत्र में देखे गए कल्पित बौनों से भी अधिक शुद्ध थे। ऐसा होना संभव नहीं था। क्वींस क्षेत्र में वे और बाकी सभी लोग जो जानते थे उसके अनुसार येलो मैंकी पूरी दुनिया में सबसे कमजोर नस्ल थी। उनमें इंसानों जैसी बुद्धि नहीं थी, नहीं उनमें कोई जादू करने की योग्यता थी। वे आम इंसानों से भी बदतर थे और कोमोडोस से भी बदतर। लेकिन किसी तरह ये प्रीतम धारा प्रवाह मानव भाषा बोलते थे और बौनों से भी अधिक शिल्प प्रतिभा दिखाते थे। यह उनमें से सिर्फ एक नहीं था, यह उन सभी का मामला था। जब वे घूम रहे थे तो उन्होंने एक जगह के बारे में सुना जिसके कई नाम थे। कुछ लोग इसे रेगिस्तान में स्वर्ग कहते थे जबकि कुछ लोग इसे सितारों के उतरने की जगह कहते थे। उन्हें इसका आधिकारिक नाम पुनर्जन्म का देश सुनने में देर नहीं लगी। कोमोडो लोग सड़क निर्माण कार्य कर रहे होबमैनकीज के पास पहुंचे और उनसे इस राष्ट्र के बारे में पूछा। होबमैनकी ने उनके चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान के साथ खुशी खुशी उनसे बात की और कोमोडोस को बताया कि उन्हें पार्च्ड लैंड्स में अपने राष्ट्र के बारे में क्या पसंद है। वे बात करने में इतने उत्साही थे कि उनके वाक्य एक दूसरे पर चढ़ गए। कोमोडो लोग केवल बेसबॉल, बियर, बिजली, भोजन और प्यार के बारे में ही कुछ सुन सकते थे।
लेकिन भले ही वे यह नहीं जानते थे कि मैंकी किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके उत्साह से यह स्पष्ट था कि यह एक ऐसी जगह थी जिसे वे गर्व से अपना घर कहते थे। उन्होंने अपने बॉस के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें वह सब कुछ दिया जो उन्होंने कभी मांगा था और उससे भी ज्यादा। वही कारण था कि वे अपने परिवारों से दूर मेपलवुड गांव में काम कर रहे थे। वे ध्रुव द्वारा उनके लिए किए गए हर काम का बदला चुकाना चाहते थे। आखिरकार वे ही थे जिन्होंने उन्हें इस रूप में विकसित किया कि वे आज जो हैं। ये सुनकर कोमोडोस एक दूसरे को विस्मय और उत्साह से देखने लगे। क्या रिबॉर्न राष्ट्र वह स्थान हो सकता है जहां वे अपनी प्रजाति का गौरव पुनः प्राप्त कर सकें? इस विचार की संभावना ने ही यहां तक पहुंचने में उनके द्वारा झेली गई सारी कठिनाइयों को सार्थक बना दिया। लेकिन जाहिर है वे अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ पाए। रिबॉर्न का राष्ट्र सचमुच स्वर्ग जैसा लग रहा था। अगर वे उनसे जुड़ना चाहते थे तो उन्हें इसके लिए काम करना पड़ता, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम आपके देश के नागरिक बनना चाहते हैं, किशोर नर कोमोडो ने कहा। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। होबमैनकीज ने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी। जरूर, आप हमारे साथ आ सकते हैं। एक बस है जो आपको सीधे पार्च्ड लैंड्स तक ले जाती है, आप उसमें से जा सकते हैं। कोमोडो उलझन में दिख रहा था। और फिर क्या? उसने होबमैनकी से पूछा और अधिक आवश्यकताएं सुनने की उम्मीद कर रहा था। आपको बस में चढ़ना है। बस ड्राइवर से कहिए कि आप हमारे देश के नागरिक बनना चाहते हैं और आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। जब आप लोग देश में पहुंच जाएं, तो ललित या चिंटू को ढूंढिए। वे आपको बताएंगे कि आप कहां अपना घर बना सकते हैं। इतना ही। हा, होबमैनकीज ने ठहाका लगाया। और कुछ नहीं है, आप जब चाहें नागरिक बन सकते हैं। कोमोडो के चेहरों पर उत्साह भर गया। उन्हें बस पार्च्ड लैंड्स में वापस जाने की जरूरत थी और वे आखिरकार अपने सपने को पूरा कर सकते थे। वे आखिरकार अपना गौरव वापस पा सकते थे। युवा कोमोडोस पिछले कुछ दिनों से आन्या के आतिथ्य के लिए उत्सुकता से उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वापस लौटे। अगर वह नहीं होती तो वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब वे वापस आए तो ऐसा लगा कि आन्या और उसके अनुरक्षकों का भी पार्च्ड लैंड्स में रिबॉर्न राष्ट्र की यात्रा करने का इरादा था। रिबॉर्न कंपनी ने कुछ ही वर्षों में जो कुछ हासिल किया है, उसके बारे में सुनने के बाद आन्या और उसके अनुरक्षकों के पास इस देश को स्वयं देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने घोड़ों और गाड़ियों को मेपलवुड गांव में छोड़ने का निर्णय लिया और किंग्स क्षेत्र में घूमने के लिए केवल रिबॉर्न बस टैक्सी का उपयोग करने का निर्णय लिया। आखिरकार ये ऑटोमोबाइल की तुलना में बहुत तेज थी और इससे उन्हें ये देखने का मौका मिलेगा कि घोड़ा गाड़ी की तुलना में कार कितनी भिन्न होती है। उन्होंने मोंटगोमरी परिवार के पैसे का उपयोग अपने उपयोग के लिए कुछ रिबॉर्न बसों को किराए पर लेने में किया। कोमोडोस पुनः उनके साथ शामिल हो गए क्योंकि उन्हें आन्या और अर्ध मानवों की संगति पसंद थी। कुछ और घंटों की तैयारी के बाद वे अंततः किंग्स क्षेत्र की ओर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जाने से पहले भूरा ने अन्या और बाकी लोगों को अलविदा कहा। यह बहुत बुरा है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मुझे अभी भी यहाँ एक मिशन पूरा करना है। मेरा निंजा कोड मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागने से रोकता है। भूरा ने दीवार से पीठ टिकाकर एक प्रताड़ित आवारा की तरह कहा। आन्या ने बस की खिड़की से बाहर झांका और भूरा को देखकर मुंह बनाया। ये बहुत बुरी बात है कि आपके पास पहले से ही एक मास्टर है टिल्ड, उसने निराश होकर अपने होठों को दबाते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरे गुरु के साथ एक अधिक आधिकारिक संबंध के माध्यम से तुम भी मेरे गुरु बन सकते हो। मैं इस पर काम करूंगा, भूरा फुसफुसाया। तुमने कुछ कहा? नहीं मैडम, शायद हवा का जोर था, भूरा ने घबराई हुई हंसी के साथ जवाब दिया। अध्याय 125 ध्रुव क्लब। भूरा ने अलविदा कहा जब आन्या और उसके साथी रिबॉर्न बसों से किंग्सब्रिज सिटी की ओर रवाना हुए। वे पार्च्ड लैंड्स की यात्रा से पहले किंग्स क्षेत्र की राजधानी में रुकने वाले थे। भूरा चाहे जितना भी अन्या से मिलना चाहता हो और उसे अपने निंजा कारनामों के बारे में बताना चाहता हो, लेकिन आज भूरा को कहीं और जाना था। चाहे ये सुनना कितना भी लुभावना क्यों न हो कि वह एक अच्छा निंजा होने के कारण कितनी मोहित थी, भूरा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकता था। लेकिन हो सकता है वह कुछ दिनों के लिए उनकी गाड़ी में बैठकर चला जाए। नहीं, मुझे एक काम करना है, भूरा ने खुद को डांटा। उसने मेपलवुड गांव के चारों ओर देखा और स्थानीय निवासियों को अपने काम में व्यस्त देखा तथा उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल एक अच्छे निंजा की तरह। जब उसने पुष्टि कर ली कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो भूरा एक घर की छाया में उतर गया और पूरी तरह से गायब हो गया तथा एक बिल्कुल अलग स्थान पर पुनः प्रकट हुआ। इस नई जगह में चारों ओर अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, केवल प्रकाश की एक मंद किरण थी जो कमरे के उस कोने को रोशन कर रही थी जहां एक व्यक्ति कुर्सी पर आराम से बैठा था। ये व्यक्ति पूरी तरह से शांत दिख रहा था, आराम से चाय की चुस्की ले रहा था, जबकि भूरा छाया से ऊपर उठ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को निंजा स्लाइम को देखने की उम्मीद थी। भूरा, हमारी सामान्य बैठकें 2 दिन बाद ही होंगी। क्या तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है? उस व्यक्ति ने पूछा, उनकी आवाज में ऊब की झलक थी। हाँ, मेरे पास साझा करने के लिए कुछ अद्भुत बातें हैं, भूरा ने कमरे में मौजूद उस व्यक्ति की ओर झुकते हुए कहा। अच्छा, क्या बात है? मुझे अकेला मत छोड़ो और पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन की एक रास्ता और नीरसता से मुझे बचाओ, व्यक्ति ने उम्मीद से कहा। भूरा उस व्यक्ति के पास गया। मैं किंग्स क्षेत्र की सीमाओं पर नजर रख रहा था, क्षेत्र में आने जाने वाली हर चीज पर नजर रखने के लिए अपनी सामान्य जांच कर रहा था, जब अचानक मैंने देखा कि एक गिलहरी मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने उसका पीछा किया, ये सोचकर कि यह कोई दुश्मन है, लेकिन ये पता चला कि मैं गलत था। भूरा, मुद्दे पर आओ, उस व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा। वह भूरा की विषय से बहुत दूर भटक जाने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से परेशान था। ठीक है, भूरा ने जवाब दिया। उसके बाद हम कुछ लोगों से मिले जो क्वींस क्षेत्र से आए थे। कहानी को छोटा करते हुए मैंने उसे पा लिया। मुझे अपने गुरु के लिए एकदम सही जोड़ी मिल गई। कोने में बैठा व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर वे आगे झुके, जिससे प्रकाश की पतली किरण अंततः उनके चेहरे पर चमकने लगी। उसकी चमकती नीली आंखें ध्रुव की आंखों की याद दिलाती थीं। यह इशिता वर्मा थी। ऐसा लग रहा था कि वही थी जो भूरा के उस छोटे से क्लब में शामिल थी जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वह ध्रुव की मां थी, इसलिए वह ध्रुव क्लब की अध्यक्ष थी तथा भूरा छाया में सेवक के रूप में काम करता था। आमतौर पर उनकी बैठकों में भूरा इशिता को ध्रुव की हर दिन की गतिविधियों के बारे में बताता था। इसमें यह भी शामिल था कि उसने नाश्ते, रात के खाने और दोपहर के भोजन में क्या खाया, साथ ही उसने किसके साथ समय बिताया। लेकिन जैसे जैसे ध्रुव का व्यवसाय किंग्स क्षेत्र में फैलने लगा और संभवतः इससे भी आगे, भूरा और इशिता दोनों को पता था कि उन्हें क्लब का प्रबंधन करने में मदद के लिए और अधिक सदस्य बनाने होंगे। उनके पास बहुत से अन्य सदस्य थे, प्रीतम जो भूरा की तरह निंजा बनने की प्रतिभा रखता था। हालांकि वे केवल सतही स्तर के सदस्य थे, उन्हें अभी भी अपने क्लब में कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों की आवश्यकता थी। अभी तक कोई भी योग्य व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसे ये बहुमूल्य स्थान दिया जा सके। ऐसा तब तक था जब तक भूरा को अन्या मेहरा के रूप में एक आदर्श उम्मीदवार नहीं मिल गया। यद्यपि भूरा का अन्या को ध्रुव का जीवनसाथी बनाने का उद्देश्य पूरी तरह से स्वार्थी था, क्योंकि वह हर समय उसके साथ रहना चाहता था, फिर भी भूरा को लगता था कि अन्या इशिता के मानकों के अनुसार भी एक संभावित उम्मीदवार थी। भूरा इसे समझा नहीं सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अन्या ध्रुव के लिए एकदम सही जोड़ी है और अन्या ध्रुव के लिए भी। यही कारण था कि भूरा ने उन दोनों को एक साथ लाने के लिए एक छोटी सी योजना बनाना चाहा ताकि स्थिति का पता चल सके। लेकिन निश्चित रूप से इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती अगर इशिता उसे अयोग्य समझती। तुम्हें ऐसा लगता है न? दिलचस्प है, मुझे और बताओ, इशिता ने अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इस बीच अपनी पत्नी की चाल से अनजान राजीव वर्मा अपने बेटे द्वारा उपहार में दी गई अपनी निजी कार लेकर किंग्सब्रिज सिटी के मैजिक टॉवर में चले गए। जैसे ही वह टॉवर में दाखिल हुआ, पहली मंजिल पर काम कर रहे जादूगरों और जादूगरों ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, जिसका उसने भी अपने अभिवादन के साथ जवाब दिया। इस सप्ताह ये पहली बार नहीं था जब वह मैजिक टॉवर में आया था। जब से उन्होंने किंग्स क्षेत्र में वैंडरबिल्ट व्यवसाय का प्रबंधन छोड़ दिया था, राजीव को काम से हाथ धोना पड़ा और उनका मन उब गया। शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि वह अकेला नहीं था। उसे अप्रत्याशित रूप से रंजीत में एक दोस्त मिल गया, जो किंग्स क्षेत्र का 8 स्टार टावर मास्टर था। ध्रुव इन दिनों अपने व्यवसाय और देश के प्रबंधन में बहुत व्यस्त था, इसलिए टावर मास्टर के पास खेलने के लिए कोई अन्य उच्च कुशल खिलाड़ी नहीं था। पता चला कि राजीव शतरंज में काफी प्रतिभाशाली था, इसलिए वे दोनों समय बिताने के लिए अक्सर शतरंज खेला करते थे। वे अपना अधिकांश समय मैजिक टॉवर में बियर पीते और शतरंज खेलते हुए बिताते थे तथा मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने कौशल में सुधार करते थे। आह, बढ़िया दोस्त, सेबरस ने राजीव का अभिवादन किया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर हम मेरे कुछ शुरुआती अभ्यास करें? मैं अपने आप को हमारी प्रतियोगिता में युवाओं से हारने नहीं दे सकता। राजीव अभी अभी सेबरस के कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन शतरंज की बिसात पहले से ही पूरी तरह से व्यवस्थित थी। जरूर, राजीव ने जवाब दिया, लेकिन हमें स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करना होगा। मुझे गेम के दौरान तेजी से सोचने पर काम करना होगा। दोनों ने बहुत उत्साह और जीवंतता के साथ अपना खेल शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, सेबेरस ने अचानक एक क्षमाप्रार्थी जादूगर की आवाज कमरे में सुनी। टॉवर मास्टर, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। यहाँ कोई आपसे मिलने आया है। उसका नाम आन्या है।
अध्याय 126 परिचित दावान्या मेहरा ने अपने सम्मानजनक व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए राजीव और सेबेरस का सुरुचिपूर्ण ढंग से झुककर अभिवादन किया। नमस्ते टाव मास्टर, उसने कहा। हो, बहुत समय हो गया आन्या, तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई हो। क्या अभी केवल 5 साल ही हुए हैं? सेबेरस ने हंसते हुए कहा, जब उसे क्वींस क्षेत्र में छोटी आन्या को इतनी शरारती होते हुए देखने की याद आई। हाँ टाव मास्टर, मेरी दादी आपको शुभकामनाएं भेज रही हैं, उसने जवाब दिया। सेबेरस अपनी सीट से उठा और आन्या के पास गया। तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें जो मंत्र सिखाए थे, क्या उनसे कोई फायदा हुआ? आन्या ने सिर हिलाया। हाँ टाव मास्टर, इसने मेरी चालों में मैना दक्षता में सुधार किया है। लगभग 5 साल पहले सेबेरस को एक प्रतिभाशाली युवा लड़की की प्रतिभा का पता लगाने के लिए मोंटगोमरी निवास में आमंत्रित किया गया था। आमतौर पर वह वहां इतनी दूर यात्रा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह आन्या की दादी का बहुत बड़ा एहसानमंद था, इसलिए उसे अकेले वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम यहाँ किंग्स क्षेत्र में क्या कर रही हो? उसने उससे पूछा। तुम अभी 10 साल की हुई हो, है न? क्या तुम्हारी प्रतिभा जागृत हुई है? क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिला है? उसे जो पता था उसके अनुसार उसका जन्मदिन 1 महीने से भी कम समय पहले ही मनाया गया था। सेबेरस ने सोचा कि वह अपनी दादी के साथ जश्न मनाने या अपने नए कौशल को निखारने के लिए क्वींस क्षेत्र में ही रहेगी। यही कारण था कि उसे किंग्स क्षेत्र में उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। मेरी प्रतिभा जागृत नहीं हुई है टाव मास्टर, लेकिन आंशिक रूप से यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं यहाँ अपना काम निपटा लूंगी तो मैं एक चर्च जाऊंगी और अपनी प्रतिभा को जागृत करूंगी, उसने शांत भाव से कहा। सेबेरस ने अपनी दाढ़ी खुजाई। आमतौर पर बच्चे अपनी प्रतिभा को जगाने के लिए बेचैन और अधीर होते हैं। कुछ तो अपनी उत्सुकता के कारण अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले ही जाग जाते हैं। फिर भी आन्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली बच्चे होने के यही फायदे हैं, है न? आपको अपना हुनर दिखाने के लिए किसी प्रतिभा जागृति की जरूरत नहीं है। हा, सेबेरस ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसे मैं जानता हूँ। आन्या ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराकर प्रशंसा स्वीकार कर ली। तो अगर यह आपका मुख्य लक्ष्य नहीं है तो आप यहाँ क्यों हैं? सेबेरस ने उत्सुकता से पूछा। आन्या ने अपना गला साफ किया। मुझे एक बड़ी कृपा मांगनी है टॉवर मास्टर, क्या आप कृपया मेरे दोस्तों को यहाँ मैजिक टॉवर में कुछ मंत्र सिखाएंगे? सेबेरस ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और आन्या के अनुरोध पर विचार किया। मैंने तुम्हारी दादी से अपना एहसान पहले ही चुका दिया है, उसने चेहरे पर सख्त भाव के साथ कहा। इस बार मेरी मदद करने की कोई वजह नहीं है। सेबेरस जानता था कि आन्या के दोस्त सभी तरह के अर्धमानव थे। हालांकि कुछ में जादू करने की प्रतिभा थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर में नहीं थी। उन्हें एक स्टार मंत्र सिखाने में उन्हें बहुत समय और मेहनत लगेगी। टाव मास्टर के रूप में वह अपने जादूगरों का समय आन्या के अर्धमानव अनुरक्षकों को पढ़ाने में बर्बाद नहीं कर सकता था। हालांकि वह आन्या का पक्षधर था, लेकिन यह उसकी इस कठिन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आन्या ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। वह उदास थी, अपने हाथ पीठ पर रखे उदास थी। ये देखकर सेबेरस को 10 साल की लड़की के साथ ऐसा करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस होने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मुझे शतरंज के खेल में हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ मंत्र सिखाऊंगा, उसने मनमाने ढंग से कहा। तुम शतरंज जानते हो, है न? आन्या ने टाव मास्टर के पीछे देखा और देखा कि राजीव शतरंज के मोहरों से भरी एक मेज के पास बैठा हुआ है। मैंने कुछ जादूगरों को अपने खाली समय में इसे खेलते देखा है, आन्या ने अपनी आंखों में एक अदृश्य चमक के साथ कहा। इसे निष्पक्ष बनाने के लिए मैं तुम्हें मुझे हराने के लिए 3 मौके दूंगा। यदि तुम मैच बराबरी पर ला पाती हो तो ये भी तुम्हारी जीत होगी, उसने उससे विनम्रतापूर्वक कहा। राजीव अपनी सीट से उठ गया और आन्या को अपनी जगह पर बैठने दिया। छोटी लड़की ने शतरंज की बिसात को उत्सुकता से देखा, बिसात पर जटिल नक्काशीदार मोहरों को देखा। अपने हाथ की एक लहर से सेबेरस ने जादुई ढंग से मोहरों को बोर्ड पर उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित कर दिया। आप सफेद पक्ष में हैं, इसका मतलब है कि आप, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी कर पाता, आन्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाकर अपनी सहमति को पुख्ता कर लिया। हमने हाथ मिलाया, यह आधिकारिक है, कोई वापसी नहीं, उसने अशुभ भाव से कहा। सेबेरस अवाक रह गया जब आन्या ने टेबल पर झुककर सफेद मोहरों के साथ पहली चाल चली। उसने ये सब इतनी तेजी और सटीकता से किया मानो ये पहली बार नहीं था जब उसने शतरंज खेला हो। सेबेरस के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। कुछ मिनट बाद बोर्ड पर शतरंज के मोहरों को देखकर सेबेरस की भौहें तन गईं।
यहाँ तक कि राजीव, जो उसके पीछे था, भी अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि सेबेरस हारने वाला है। क्या होगा अगर तुम अपनी रानी को यहाँ ले आओ? राजीव झुके और फुसफुसाए, नहीं, तब तो वह मेरा किश्ती ले लेगी। क्या होगा अगर मैं अपना मोहरा यहीं ले आऊं? सेबेरस ने फुसफुसा कर कहा। आन्या ने उन पर मुस्कुराकर कहा, कोचिंग नहीं, उसने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। उसे पता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जीतने वाली थी। चुप रहो बच्चे, तुमने कहा था कि तुम शतरंज खेलना नहीं जानते। सेबेरस ने घबराहट में कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, उसने मासूमियत से उनसे कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने दूसरे जादूगरों को शतरंज खेलते देखा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके साथ नहीं खेलती। पहले कुछ चालों तक सब कुछ सामान्य था। सेबेरस को आश्चर्य हुआ कि वह शतरंज में काफी कुशल थी, खासकर अपने मोहरों को रखने में। लेकिन उसने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उसे जल्द ही एहसास हो गया कि आन्या एक छद्म सांप की तरह थी, जो हमला करने से पहले सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, सेबेरस कुछ और नहीं कर सका क्योंकि समय बीतने के साथ साथ उसके और भी अधिक टुकड़े खो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजीव और सेबेरस ने साथ मिलकर काम करने की कोशिश की या नहीं। वे उस पल हार गए जब उन्होंने छोटी मोंटगोमरी लड़की को कमाका। चेकमेट, उसने कहा, और खेल खेल में अपने प्रतिद्वंद्वी के राजा के मोहरे को गिरा दिया। सेबेरस ने आह भरी और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। यदि उसे हर बार एक सोने का सिक्का मिलता जब कोई 10 साल का बच्चा उसे शतरंज में निर्दयतापूर्वक शह और मात देता, तो उसके पास 2 सोने के सिक्के होते, जो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह अजीब था कि ऐसा 2 बार हुआ। अध्याय 127 ध्रुव की तरह सेबेरस सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। उसे पता होना चाहिए था कि आन्या अपनी दादी की तरह ही चालाक और चालाक निकलेगी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह उससे क्यों मिलना चाहती थी, खास तौर पर उससे यह एहसान मांगने के लिए। आन्या ने पहले क्वींस क्षेत्र के अन्य टॉवर मास्टर्स से पूछा होगा, और उनके सभी उत्तर नहीं में थे। इसलिए उसने कुख्यात 8 सितारा शांत धधकते आग के राजा से मिलने की योजना बनाई। उसने यह उपाधि न केवल अग्नि तत्व पर अपनी महारत के कारण अर्जित की, बल्कि शांत चेहरे के साथ जुआ खेलने की अपनी आवेगपूर्ण प्रवृत्ति के कारण भी अर्जित की। सेबेरस एक बुद्धिमान साधु की तरह देखने के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिसने सभी सांसारिक आवेगों को त्याग दिया था, खासकर उसकी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ। लेकिन जो कोई भी उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था, वह जानता होगा कि उसका चेहरा सिर्फ दिखावा था, और सच में वह दुनिया भर के जुए के स्थानों में काफी आवेगी हाई रोलर था। आन्या ने इस तथ्य का फायदा उठाया। वह जानती थी कि एक बार सेबेरस ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो वह उसे मौका देने के लिए एक सरल शर्त पेश करेगा। और निश्चित रूप से उसका पसंदीदा खेल कोई और नहीं बल्कि शतरंज होगा, जो जादूगरों और जादूगरों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। मोंटगोमरी परिवार से राजनयिक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण आन्या क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित सभी चीजों में निपुण थी। इसके लिए शतरंज अच्छा अभ्यास था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से इसके झांसे में आ गई। मैं 10 साल के धोखेबाजों का निशाना क्यों बनी? सबसे पहले ध्रुव ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। अब आन्या ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने शतरंज खेला ही न हो। हमने हाथ मिलाया है, इसलिए आप इसे वापस नहीं ले सकते, ठीक है? आन्या ने विजयी भाव से सेबेरस की ओर मुस्कुराकर कहा। बूढ़े आदमी के बाल और भी सफेद हो गए थे। जरूर जरूर, जो भी हो। धन्यवाद टावर मास्टर, मैं बाद में अपनी प्रतिभा जागृति के लिए इसे आपका उपहार मानूंगा। अपने एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद आन्या ने राजीव और सेबेरस को उनके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे डर था कि टावर मास्टर अपना मन बदल देगा। अब वह किंग्सब्रिज सिटी चर्च में जाकर अपनी प्रतिभा को जागृत करेगी। राजीव ने अपने दोस्त को सांत्वना दी, इसका बुरा मत मानो। तुम्हें पता ही नहीं था कि वह शतरंज में इतनी अच्छी है। सेबेरस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे पहले से पता होना चाहिए था। वह बच्ची हमेशा से ही एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है, लेकिन उसके बारे में जो बात प्रभावशाली है, वह सिर्फ उसकी होशियारी ही नहीं है, बल्कि रैपियर के रास्ते में उसकी प्रतिभा भी है। वह लड़की हथियारों में माहिर थी। राजीव ने उस दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा, जहां से आन्या निकली थी। हाँ, सेबेरस ने सिर हिलाया। उनका परिवार अपने तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह शायद पहली बार है जब उन्होंने शारीरिक कला में प्रतिभाशाली किसी व्यक्ति को जन्म दिया है। क्या आप जानते हैं कि उसे स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश में एक अनुचर के रूप में भर्ती किया जा सकता था? राजीव को झटका लगा। ऑर्डर, जैसा कि इसे प्रसिद्ध रूप से कहा जाता था, तलवारबाजों और हथियार विशेषज्ञों का एक कुलीन समूह था जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शारीरिक कला मास्टर्स का पोषण करने वाले अग्रणी गिल्ड के रूप में प्रसिद्ध था।
जादूगरों और जादूगरों के पास गिल्ड ऑफ आर्काना था, जबकि तलवारबाजों और शूरवीरों के पास ऑर्डर था। जादुई कलाएं अपने हाथों से पानी, बर्फ और आग को बाहर फेंकने के लिए मंत्रों का प्रयोग करती थीं, जबकि भौतिक कलाएं अपने हथियारों को तात्विक मान से भरने के लिए मंत्रों का प्रयोग करती थीं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। राजीव ने जो सुना उसके अनुसार केवल 4 स्टार मैनाकोर वाले और ऑर्डर के स्क्वायर के खिलाफ सिद्ध जीत वाले व्यक्ति ही शामिल होने के योग्य हो सकते थे। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों को केवल 15 वर्ष या उससे अधिक आयु में ही प्रयास करने की अनुमति थी। आन्या सिर्फ 10 साल की थी। इसका मतलब था कि उसे शायद 10 स्वर्गीय शूरवीरों में से किसी एक से प्रशिक्षण की पेशकश की गई थी। तो फिर वह यहाँ क्यों है? क्या उसे अपने गुरु के अधीन कठोर प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए? राजीव ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। उसे भी लगा कि प्रशिक्षण से दूर रहकर उसका समय बर्बाद करना बेकार है। आखिरकार वह भविष्य में स्वर्गीय शूरवीरों में से एक बन सकती है। हाहा, सेबेरस ने ठहाका लगाया। वह इस मामले में ध्रुव की तरह ही है। वह भी 5 साल की उम्र में हमारे गिल्ड ऑफ आर्काना में शामिल हो सकता था और उसे मेरी तरह मिस्टिक मास्टर बनने के लिए पाला जा सकता था। लेकिन किसी कारण से उसने आपके दादा के नक्शे कदम पर चलना चुना और एक कंपनी शुरू की। आन्या इस संगठन में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने मना कर दिया और अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। वह एक राजनयिक बनना चाहती थी। मैं कहता कि यह प्रतिभा की बर्बादी है, लेकिन स्पष्ट रूप से वे दोनों अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में समृद्ध हो रहे हैं। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। दोनों व्यक्ति कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अचानक राजीव को कुछ याद आया। रुको, राजनयिक, उसका अंतिम नाम क्या था? मोंटगोमरी। उसका पूरा नाम आन्या मेहरा है, सेबेरस ने उत्तर दिया। राजीव ने गहरी सांस ली क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि आन्या क्यों परिचित लग रही थी। क्या है? सेबेरस ने पूछा। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि राजीव ने ऐसा क्यों व्यवहार किया जैसे उसने अभी अभी दुनिया का कोई रहस्य खोज लिया हो। राजीव ने याद करते हुए कहा, जब ध्रुव का पहला जन्मदिन था तो हमने उन सभी को आमंत्रित किया जिनके बारे में हम सोच सकते थे। क्वींस क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने प्रॉक्सी भेजने का फैसला किया, लेकिन एक परिवार ऐसा था जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए खुद कई महीनों तक यात्रा करता रहा। यह मोंटगोमरी परिवार था। सेबेरस ने राजीव की ओर देखा, अभी भी उलझन में था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी पत्नी ने उनसे बातचीत की और पता चला कि उन्होंने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। अब हमने शराब की कुछ बोतलें पी ली होंगी, लेकिन रात के अंत तक हम उन दोनों के लिए शादी की व्यवस्था करने पर सहमत हो गए थे। सेबेरस ने राजीव को अविश्वास से देखा। तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ध्रुव और अन्या की शादी तय हो गई है? क्या उन्हें इस बारे में पता है? ध्रुव को नहीं पता, राजीव ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। टावर मास्टर ने वैंडरबिल्ट के पिता को देखकर निराशा में जीभ चटकाए। ठीक है, तुम नहीं जानते थे कि वह इतनी जल्दी किंग्स क्षेत्र में पहुंच जाएगी, सेबेरस ने अपने दोस्त को सांत्वना दी। और कौन जानता है, हो सकता है कि चीजें तुम्हारी सोच से बेहतर हो जाएं। भाग्य रहस्यमय तरीके से काम करता है। अध्याय 128 लाल पोशाक। क्या तुम्हें यकीन है कि वह यहाँ है? एक महिला जिसने अपनी आंखों को ढकने के लिए टोपी और मुंह को ढकने के लिए दुपट्टा पहना हुआ था, पास की दीवार से फुसफुसाते हुए बोली। हाँ मैडम, वह 1 घंटे से भी कम समय पहले मैजिक टॉवर में प्रवेश कर चुकी है, दीवार पर पड़ी छाया ने उत्तर दिया। भूरा से इतनी अच्छी तारीफ सुनने के बाद इशिता ने खुद इस लड़की को करीब से देखने का फैसला किया। उसे पता था कि लड़की निंजा स्लाइम को धोखा देने के लिए बस कुछ तरकीबें अपना सकती थी। हालांकि उपयोगी, इशिता जानती थी कि भूरा कभी कभी काफी मूर्ख भी हो सकता है। अगर कोई उसके बेटे का जीवन साथी बनने जा रहा है तो बेहतर होगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके योग्य हो। उसकी नज़र में ध्रुव एक आदर्श छोटा लड़का था जिसमें कोई दोष या कमजोरी नहीं थी। उसके साथी में कम से कम 1 या 2 गुण तो होने ही चाहिए। इसलिए इशिता और भूरा ने यह पता लगाने के लिए एक छोटा सा परिदृश्य तैयार किया कि क्या अन्या के अपने बेटे के प्रति अच्छे इरादे हैं। यद्यपि ध्रुव क्लब के रूप में यह उनका पहला मिशन था, फिर भी उन्होंने इस योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार कर ली थीं। उन्होंने भीड़ के बीच सामान्य क्लब के सदस्यों को खड़ा किया जो एक सामान्य दर्शक की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन सभी में छाया की तरह अभिनय करने का कौशल था, इसलिए वे नजरों से दूर रहने में पूरी तरह से माहिर थे। कुछ और मिनटों के बाद उनका लक्ष्य आखिरकार नजर आने लगा। आन्या जादुई टॉवर से बाहर आए और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया हो जिसे वह हासिल करना चाहती थी। वह वही है मैडम, भूरा ने अन्या को देखते ही कहा। इशिता ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से उसकी तरफ चल पड़ी। अपना चेहरा पूरी तरह से ढंके हुए उसे यकीन था कि उसे सड़क पर कोई नहीं पहचान पाएगा।
उसने जल्दी से अपने क्लब के एक सदस्य से एक अजीब तरल पदार्थ की बोतल ली और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। ये तरल पदार्थ दाग धब्बे हटाने वाला घोल था जो रेशम या लिनन के कपड़ों को पूरी तरह बर्बाद कर देता था। इसे किसी भी तरह से धोया नहीं जा सकता था, जिससे दाग हमेशा के लिए रह जाता था। इशिता ने पहचाना कि आन्या की पोशाक बहुत महंगे कपड़े से बनी थी, जिससे उसे लगा कि वह लड़की कोई भौतिकवादी व्यक्ति है। यह उसके लिए पूरी तरह से सौदा तोड़ने वाला होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो उसे सिर्फ उसके पैसों के लिए महत्व देता हो। वह चाहती थी कि ध्रुव का साथी उसके जैसा हो। उसने राजीव से उसके पैसे की वजह से शादी नहीं की थी। उसने राजीव से इसलिए शादी की क्योंकि वह उसके अच्छे गुणों के कारण उससे प्यार करती थी। सगाई से पहले उसे ये भी नहीं पता था कि वह वैंडरबिल्ट है। इशिता ने गलती से आन्या से टकराने और उसकी ड्रेस पर तरल पदार्थ डालने की योजना बनाई थी। यदि आन्या इसलिए घबरा गई क्योंकि उसकी महंगी पोशाक खराब हो गई थी, तो वह ध्रुव के लिए सही लड़की नहीं थी। आन्या तेजी से कदम बढ़ाते हुए सड़क पर चली गई। उसे पता नहीं था कि उसकी ओर आ रहा व्यक्ति इशिता है। और जैसे ही वे एक दूसरे को पार करने वाले थे, इशिता ने अपनी टांगें एक दूसरे पर चढ़ा लीं और जानबूझकर ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे दाग वाला तरल पदार्थ आन्या की लाल पोशाक पर गिर गया। ये योजना सफलतापूर्वक काम कर गई और उसकी पोशाक के हेमलाइन पर दाग पूरी तरह से दिखाई देने लगा। आन्या ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसकी पसंदीदा ड्रेस गंदी हो गई थी। ओह माय, मुझे माफ कर दो लड़की। लेकिन जैसे ही इशिता अपनी अभ्यास की हुई पंक्ति बोलने जा रही थी, अचानक उसे लगा कि उसकी ड्रेस से कुछ गिर रहा है। ध्रुव की पूरी तरह से मिलती जुलती लकड़ी की मूर्ति उसकी जेब से निकलकर सड़क के किनारे नाली में गिर गई। मूर्ति की पहले जैसी बेदाग हालत अब मिट्टी और गंदगी से गंदी हो गई थी। ये योजना का हिस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह ठोकर खाकर गिरी, उसकी जेब से उसका प्रिय ध्रुव 2 भी गिर गया। नहीं, इशिता चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी और ध्रुव 2 को पकड़ने के लिए दौड़ी। ध्रुव ने जब से उसे ये दिया था, तब से वह ध्रुव 2 के साथ बहुत सावधान रहती थी। उसने इसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया और जहां भी जाती, इसे हमेशा अपने साथ ले जाती। इससे उसे ऐसा लगता था कि ध्रुव हमेशा उसके साथ है। लेकिन अब उसकी छोटी सी गलती ने ध्रुव 2 को गंदा कर दिया था। तभी उसे कुछ फटने की आवाज़ सुनाई दी। इशिता ने अपना सिर उठाया और देखा कि आन्या ने उसे अपनी ड्रेस का एक फटा हुआ टुकड़ा दिया है। छोटी लड़की ने स्वेच्छा से अपनी पसंदीदा लाल ड्रेस को नष्ट कर दिया ताकि इशिता के पास ध्रुव 2 को साफ करने के लिए कुछ हो। यह अभी भी अच्छा लग रहा है, बस इसे थोड़ा पोंछने की जरूरत है, आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय इशिता को एहसास हुआ कि उसने छोटी बच्ची को लेकर पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था। उसने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और एक अनजान व्यक्ति को संकट से बचाने के लिए अपनी ड्रेस की हेम फाड़ दी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा करेंगे जिसे आप जानते भी नहीं हैं? इशिता ने उससे पूछा। आन्या ने अपना सिर झुकाया। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि तुम वाकई उस लकड़ी की मूर्ति को संजोकर रखती हो। मेरी पोशाक तुम्हारी अमूल्य यादगार चीज़ों की तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या वह तुम्हारा बेटा है? उसने उससे पूछा। एम्पायर में अनुभव की कहानियां। हाँ, इशिता ने कपड़ा लेकर ध्रुव 2 के चेहरे से धूल पोंछते हुए कहा। जब वह मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है। ओह, ये प्यारा है, आन्या ने खिलखिलाते हुए कहा। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि एक माँ का अपने बेटे के प्रति इतना जुनूनी होना? ज्यादातर लोग मुझे पागल समझते हैं क्योंकि मैं इस लकड़ी की मूर्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसे कि वह कोई वास्तविक व्यक्ति हो। इशिता ने आन्या की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लड़की ने जवाब दिया। ये स्वाभाविक है कि एक माँ अपने बेटे की इस तरह से देखभाल और प्यार करती है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों के प्रति आपकी तरह प्यार दिखा पाऊंगी। इशिता ने मुंह खोले हुए आन्या की ओर देखा। वह उस लड़की के मुंह से निकला एकदम सही जवाब सुनकर पूरी तरह से दंग रह गई। ओह, मेरे दोस्त यहाँ हैं। मुझे जाना होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैडम। आन्या ने इशिता को अलविदा कहा और फिर एग्नेस तथा उसके बाकी साथियों के साथ बस में चढ़ गई। अब जब वह अकेली थी, भूरा इशिता की छाया से ऊपर उठा और उसके सामने आ गया। आप क्या सोचती हैं मैडम? क्या वह मास्टर के लिए बिल्कुल सही जोड़ी नहीं है? भूरा ने उत्साह से पूछा। भूरा, इशिता ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह परफेक्ट से भी बढ़कर है। ये किस्मत है। अध्याय 129 समान रूप से प्रतिभाशाली भाग्य। भूरा ने सिर झुकाते हुए पूछा, क्या यह मेरा नया उपनाम है? इशिता ने बैंगनी रंग के स्लाइम को उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नहीं, तुम मूर्ख पपी हो। उस लड़की और ध्रुव की साझेदारी ब्रह्मांड से कम किसी और चीज द्वारा तय नहीं की गई है। आपका क्या मतलब है? इशिता ने सड़क के किनारे आन्या को देखा।
वह पहले तो उस छोटी लड़की को पहचान नहीं पाई क्योंकि वह कुछ ही सालों में बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। हालांकि इशिता ने उस महिला राक्षस को पहचान लिया जिसने आन्या का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। खोज वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगी। उस राक्षसी के चेहरे पर हमेशा एक शिकन रहती थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसके माथे पर एक सींग था। वह कोई और नहीं बल्कि एग्नेस थी, जो मोंटगोमरी परिवार की मशहूर युद्धदासी थी। और अगर वह उस छोटी लड़की को साथ लेकर जा रही थी, तो आन्या कोई और नहीं बल्कि मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी ही होगी। तुमने मुझे नहीं बताया कि उसका अंतिम नाम मोंटगोमरी था, इशिता ने भूरा को आक्रामक तरीके से जकड़ते हुए कहा। माफ करना मैडम, मैं भूल गया है। लेकिन उसका अंतिम नाम क्या मायने रखता है? इशिता ने देखा कि आन्या की बस चल पड़ी और सड़क पर आ गई। वह उन्हें रोक सकती थी और अपना परिचय दे सकती थी, लेकिन इशिता ने ऐसा नहीं किया। वह बिना किसी हस्तक्षेप के भाग्य को चलने देना चाहती थी। इशिता ने कहा, जब ध्रुव बच्चा था तो मैंने उसकी शादी अन्या से तय कर दी थी। सचमुच? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी बनेंगे? भूरा ने मैडम की दूरदर्शिता पर आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, मैंने उसे मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी के रूप में देखा। दोनों का मिलन पूरी तरह से राजनीतिक था, इशिता ने बताया। दोनों के बीच राजनीतिक विवाह सभी पक्षों के लिए पूरी तरह से फायदेमंद था। आन्या मोंटगोमरी परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और ध्रुव वैंडरबिल्ट परिवार का सबसे छोटा बेटा था। लेकिन भले ही उनके अपने अपने परिवारों से सीधा संबंध था, फिर भी वे अपनी विरासत के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार नहीं थे। इशिता ध्रुव का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। वह शुरू से ही जानती थी कि ध्रुव को विरासत में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, खासकर तब जब देवराज वर्मा के कई बेटे और बेटियां थीं जो संपत्ति के वारिस बनने वाले थे। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह मोंटगोमरी परिवार से संपर्क कर पाती है, तो देवराज वर्मा ध्रुव को अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पसंद करेंगे और इसलिए उसे विरासत में बहुत अधिक धन दिया जाएगा। आन्या के माता पिता ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे चाहते थे कि आन्या को उसकी दादी का समर्थन प्राप्त हो। वैंडरबिल्ट्स के पास पैसा था, मोंटगोमेरीज के पास कनेक्शन थे। शादी करके वे एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे और उन्हें अपने परिवार की विरासत पर अपना दावा मजबूत करने की अनुमति देंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी सगाई हो चुकी है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वह मेरी मालकिन भी बन जाएगी। भूरा ने पूछा। उसके शरीर में उत्साह भर गया। इशिता ने निराशा में आह भरी। दुर्भाग्य से सगाई आधिकारिक नहीं है। क्या? क्यों नहीं? जब ध्रुव ने रहस्यवादी कलाओं के साथ साथ अपने व्यवसाय में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, तो राजीव और मैंने फैसला किया कि उसे अब वैंडरबिल्ट की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव अपने दादा की मदद के बिना भी अपना ख्याल रख सकता था। संयोग से आन्या ने शारीरिक कला के साथ साथ कूटनीतिक संबंधों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही वह अपनी दादी की पसंदीदा बन गई। वे दोनों ही अपने आप में प्रतिभाशाली निकले, जिसका अर्थ था कि उन्हें अपना मूल्य बढ़ाने के लिए राजनीतिक विवाह की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने उसके माता पिता से बात की और हमने आपसी सहमति से सगाई तोड़ने का निर्णय लिया। भूरा ने इशिता की कहानी सुनी और उसे लगा कि यह सब व्यर्थ गया। उन्होंने कहा, वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते हैं। अगर वे अभी भी सगाई कर रहे होते तो हमें बस तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वे सही उम्र के नहीं हो जाते और उनकी शादी नहीं हो जाती। एम्पायर में रोमांच खोजें। क्या आप अब भी उसके माता पिता से बात कर सकते हैं और उनके लिए दूसरी शादी का प्रबंध कर सकते हैं? इशिता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं देखते? यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी उन दोनों को एक साथ लाना चाहता है। हमें बस उन दोनों को मिलने देना है और वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर उन्होंने उनकी पीठ पीछे कोई और सगाई का समझौता किया होता तो इसका उनके मन मुताबिक बिल्कुल उल्टा असर हो सकता था। ध्रुव अपनी आज़ादी को महत्व देता था, इसलिए वह किसी ऐसी सगाई पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता था जिससे वह सहमत नहीं था। लेकिन इसमें बहुत समय लग सकता है, भूरा ने शिकायत की। भूरा चाहता था कि आन्या और ध्रुव उसे हमेशा दुलारते रहें। फुफ्फू, इशिता ने शरारती मुस्कान के साथ ठहाका लगाया। बेशक, हम उन दोनों को छाया से बाहर भी धकेल सकते हैं। इसीलिए तो हमारा छोटा सा क्लब है न? भूरा ने इशिता की बात समझ ली। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मास्टर को पता नहीं चलेगा, लेकिन वह पहले ही हमारी योजनाओं में फंस चुका है। हचू, ध्रुव छींका। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? बॉस, क्या कुछ गड़बड़ है? ललित ने अपनी प्रगति रिपोर्ट रोकते हुए पूछा। नहीं, चलते रहो। ललित ने सिर हिलाया और ध्रुव को अपने क्षेत्र में नए लोगों के आने की जानकारी देने लगा। जब से नेशन ऑफ रिबॉर्न ने सुर्खियां बटोरी हैं,
किंग्स क्षेत्र में रहने वाले लगभग हर अर्धमानव ने पैराडाइज इन द पार्च्ड लैंड्स के बारे में सुना है। इसलिए वे अफवाहों की जांच करने आए थे, और एक बार जब उन्होंने देखा कि राष्ट्र में क्या क्या है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रिबॉर्न का नागरिक बनने के लिए साइन अप कर लिया। इससे उनकी संख्या रातों रात दोगुनी हो गई तथा उनका छोटा सा गांव 10,000 अर्धमानव निवासियों वाले क्षेत्र में बदल गया। यद्यपि इससे राष्ट्र को बनाए रखने के लिए कार्यभार दोगुना हो गया था, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार्यबल का विस्तार नागरिकों की नई अतिरिक्त संख्या के साथ हुआ था, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रतिभा को जागृत किया था। चिंटू को नए घरों के निर्माण की निगरानी के लिए राष्ट्र में वापस जाने की भी जरूरत नहीं थी। वहां बहुत से इंजीनियर अर्धमानव थे जो उसके बिना काम कर सकते थे, जो अच्छा था क्योंकि ध्रुव को उम्मीद थी कि निकट भविष्य में और भी अर्धमानव उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मनुष्य भी अपने देश के नागरिक बनना चाहेंगे। अध्याय 130 पहले से ही जागृत ललित ने बताया, लगभग 100 से अधिक लोगों ने हमारे दरवाजे खटखटाए हैं और पूछा है कि वे नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब समाचार पत्रों में नेशन ऑफ रिबॉर्न का प्रचार हुआ, तो कई जिज्ञासु लोग रेगिस्तान में स्वर्ग नामक स्थान की खोज में पार्च्ड लैंड्स की यात्रा करने लगे। उनके लिए सुविधाजनक बात यह थी कि वहां पहले से ही एक सपाट कंक्रीट सड़क थी जो किंग्सब्रिज सिटी से सीधे नेशन ऑफ रिबॉर्न तक जाती थी। उनमें से ज्यादातर अखबारों में छपी अविश्वसनीय कहानियों को झूठा साबित करना चाहते थे, लेकिन एक बार जब वे पहुंचे तो सारी अफवाहें सच साबित हो गईं। ऐसा लगा कि नेशन ऑफ रिबॉर्न वाकई वो जगह है जहां रात में सितारे उतरते हैं। बेशक उन्होंने वास्तव में जो देखा वह ये था कि देश के हर घर में प्रकाश बल्ब जल रहे थे, साथ ही सड़कों पर लैंप भी जल रहे थे। ये देखना एक बहुत ही शानदार अनुभव था। ज्यादातर लोग रात के समय इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए ही नेशन ऑफ रिबॉर्न आते हैं, और जब वे वहां गए तो धीरे धीरे उन्हें ध्रुव द्वारा उजाड़ रेगिस्तान में बनाई गई हर चीज से प्यार हो गया। यदि वे शामिल होना चाहते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना होगा, है ना? ललित मुस्कुराया। हाँ बॉस, ये सभी मनुष्य हम अर्धमानवों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, हमारे साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करते हैं और उससे भी ज्यादा सम्मान करते हैं। आपको देखना चाहिए कि बेसबॉल खेलों में वे कितना उत्साह दिखाते हैं बॉस। वे चिल्लाने में लेमिया को भी मात देते हैं। यह अच्छी बात है, ध्रुव ने संतोष से सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि हमारा देश ऐसा स्थान बने जहां कोई भी व्यक्ति अपने घर जैसा महसूस कर सके। उनका हमेशा से यह इरादा था कि उनके राष्ट्र में अंततः मनुष्य और अर्धमानव दोनों हों। हालांकि उन्होंने सोचा कि दो जातियों के बीच एक शांतिपूर्ण समाज को प्राप्त करना थोड़ा अधिक कठिन होगा। उन्होंने सोचा कि दोनों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन वह जल्दी ही गलत साबित हो गया। जब से प्रीतम ने खुद को किंग्स क्षेत्र में दिखाया, तब से अर्धमानवों के बारे में लोगों की धारणा तेजी से बढ़ी। उन्हें अब मनुष्यों से कमतर समूह के रूप में नहीं माना जाता था। ये तथ्य कि ये अर्धमानव ही थे जिन्होंने रिबॉर्न उत्पाद बेचे और रिबॉर्न सेवाएं प्रदान की, इससे भी अर्धमानवों के बारे में किसी भी नकारात्मक धारणा को दूर करने में बहुत मदद मिली। किंग्स क्षेत्र में लंबी दूरी तक आने जाने के सस्ते और आसान तरीके के कारण हर कोई रिबॉर्न टैक्सी सेवा को पसंद करता था, और हर बार जब वे टिकट खरीदते थे तो उनका सामना एक अर्धमानव परिचारक और ड्राइवर से होता था। जल्द ही अर्धमानवों को वफादार, प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों के रूप में जाना जाने लगा, जो उन्हें अद्भुत उत्पाद और सेवाएं देते थे। इस तरह से बहुत से मनुष्यों ने खुद को रिबॉर्न के राष्ट्र में शांति और खुशी में पाया। एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें, ध्रुव ने ललित से कहा। हमारे देश में और अधिक लोगों के आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं दिया से पूछूंगा कि क्या हमारे रिबॉर्न कर्मचारियों में से कोई ऐसा है जो हमारे देश में आकर पूर्णकालिक काम करना चाहता है। ध्रुव ने योजना बनाई थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके माता पिता यहाँ आ जाएंगे, इसलिए यह अच्छा विचार था कि देश में अधिक लोगों को लाया जाए ताकि वे यहाँ खुद को असहज महसूस न करें। वह जल्द ही अपनी ही छाया में लौट आया और किंग्सब्रिज सिटी में दिया के कार्यालय के अंदर पुनः प्रकट हुआ। मेहनती रिबॉर्न सीईओ ने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और ध्रुव का अभिवादन किया। नमस्ते युवा मास्टर, मुझे ये खुशी किस चीज की देन है? उसने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा। ध्रुव ने मानव श्रमिकों को पुनर्जन्म के राष्ट्र में प्रवास करने के बारे में अपना प्रस्ताव समझाया। वे न केवल अपने परिवारों को अपने साथ ले जा सकेंगे, बल्कि अपने राष्ट्र के पूर्ण नागरिक बनने के बाद उनमें छिपी प्रतिभा भी जागृत होगी। यह एक दिलचस्प विचार है युवा मास्टर। मुझे यकीन है कि उनमें से बहुत से लोग इस मौके को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। रिबॉर्न कंपनी में अधिकांश मानव कर्मचारी ऐसे लोग थे जो शहर में अपना घर केवल किराए पर देते थे, जिससे हर महीने उनका खर्च उनकी अपेक्षा से अधिक हो जाता था। लेकिन अगर वे रिबॉर्न के नागरिक बन गए तो वे एक भी सिक्का खर्च किए बिना अपना घर बना सकेंगे।
इसके तुरंत बाद दिया ने कंपनी व्यापी पत्र भेजा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि पार्च्ड लैंड्स में प्रवास करने के बाद उन्हें किस प्रकार के लाभ मिलेंगे। रीबॉर्न नेशन की स्वर्ग जैसी दुनिया में रहने की संभावना उनमें से अधिकांश के लिए पहले से ही एक आकर्षक प्रस्ताव थी। लेकिन जिस चीज़ ने लोगों को इस प्रस्ताव के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित किया वह ये तथ्य था कि वे अपने परिवारों को अपने साथ रीबॉर्न में ला सकते थे। इसका मतलब ये था कि उनके बेटे, बेटियां और यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी अपनी प्रतिभा को निःशुल्क जागृत कर सकेंगी। उनके बच्चे को जादूगर या तलवारबाज बनने का मौका मिलेगा। रीबॉर्न कार्यकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने के बाद ध्रुव पलक झपकते ही अपने घर के कोने की छाया से ऊपर उठकर पार्च्ड लैंड्स में वापस लौट आया। ललित धैर्यपूर्वक माइकेल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने झुककर सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। उन्होंने ललित से कहा, कल मेरे पास कुछ खाली समय है। हमारे सभी नए नागरिकों से कहो कि वे अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए मेरे घर आएं। सुबह का समय था, घंटाघर की घंटी अभी बजी नहीं थी, लेकिन ध्रुव के घर के बाहर नए नागरिकों का एक बड़ा समूह, मानव और अर्धमानव दोनों, कतार में खड़े थे। वे अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जिन अर्धमानवों को उसने जगाया, उनके साथ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। उनकी प्रतिभा, कौशल और विकास पथ उन लोगों से बहुत अलग नहीं थे जिन्हें उसने जगाया था। हालांकि जब उन्होंने मनुष्यों की प्रतिभाओं को जागृत करना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब नई संभावना का पता चला। उनका सामना एक मध्यम आयु वर्ग की महिला से हुआ जो रीबॉर्न कार्यालय में नगर प्रचारक के रूप में काम कर रही थी। तो तुम्हारी प्रतिभा पहले से ही जागृत है? उसने उससे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। मेरी डी क्लास प्रतिभा को शाउटिंग वॉयस कहा जाता था, जिससे मुझे रीबॉर्न उत्पादों के लिए उद्घोषक बनने का मौका मिला। हालांकि उसमें पहले से ही प्रतिभा थी, लेकिन उसके सुपीरियर गोल्डन नोज कौशल ने उसे बताया कि उसमें अभी भी एक अच्छी प्रतिभा को जगाने की क्षमता है। ध्रुव के मन में एक ही सवाल था, क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जागृत कर सकता था जिसमें पहले से ही प्रतिभा जागृत थी? अध्याय 131 संगीत प्रतिभाएं। ध्रुव जानता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा को जगा सकता है जिसकी अभी तक जागृति नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, दिया अपनी समय सीमा से चूक गई और अपनी प्रतिभा को जगाने में असमर्थ रही, जिससे उसके छिपे हुए कौशल के लिए हमेशा के लिए द्वार बंद हो गए। ऐसा तब तक था जब तक उसकी मुलाकात ध्रुव से नहीं हुई, जिसके पास असंभव को संभव करने का सर्वोच्च कौशल था। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि किसी प्रतिभा को जगाने की फीस संघर्षरत परिवारों के लिए वहन करने लायक नहीं थी। यही कारण था कि कई लोग 10 साल की उम्र में ही जागृत होने में असफल हो जाते थे। वह इस पूरे समय अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग अर्धमानवों के लिए कर रहा था, जिनके पास पहले से ही प्रतिभा होने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए ध्रुव ने अभी तक इसे किसी ऐसे इंसान पर आजमाया नहीं था जिसके पास पहले से ही प्रतिभा थी। अरे श्रेया 3, ओह क्या ये संभव है? हाँ ध्रुव, जिस व्यक्ति में पहले से ही प्रतिभा जागृत हो, उसकी प्रतिभा को जागृत करना संभव है। ध्रुव को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले, ये कैसे संभव है? दूसरी बात, क्या सभी मनुष्यों में दूसरी बार जागने की क्षमता होती है? और तीसरी बात, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, 1. ये तभी संभव हुआ जब सॉफ्टवेयर को वर्तमान संस्करण में अपग्रेड किया गया। 2. सभी मनुष्य दूसरी बार जाग सकते हैं, बशर्ते कि सिस्टम सुधार कर सके। 3. आपने नहीं पूछा। ध्रुव इस बात से इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसने श्रेया 3 ओ की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग करके मध्यम आयु वर्ग की महिला का निरीक्षण किया और पाया कि वह उसकी प्रतिभा में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान प्रतिभा, सी क्लास चिल्लाने वाली आवाज, संभावित उन्नत प्रतिभा, एक उत्तम दिव्य आवाज। ऐसा लग रहा था कि किसी मानव प्रतिभा को उन्नत करना एक अर्धमानव के विकास की तरह था। चूंकि श्रेया 3 ओ विकास पद बदल सकता है, इसलिए यह प्रतिभाओं को भी बेहतर बना सकता है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। ध्रुव ने अधेड़ महिला की ओर देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें गाने का शौक है? उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। उसे यह बताने में शर्म आ रही थी कि वह दुनिया भर में एक प्रसिद्ध गायिका बनने का सपना देख रही है। ध्रुव ने उससे कहा, अच्छा, तुम किस्मत वाली हो। ऐसा लगता है कि तुम में वह सब कुछ है जो हमारे देश की अगली शीर्ष गायिका बनने के लिए चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया और अपना सर्वोच्च कौशल सक्रिय किया। मध्यम आयु वर्ग की महिला अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी में गिर गई जो कुछ सेकंड तक बनी रही और फिर गायब हो गई। गायन पाठ डाउनलोड हो रहा है। पूरा हुआ। महिला ने अपने हाथों की ओर देखा और अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धन्यवाद। हाँ, महिला अपनी आवाज में आए परिवर्तन से इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह स्वयं भी चौंक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह ऐसी धुनें और लय निकाल सकती है जो वह पहले नहीं निकाल पाती थी।
श्रेया 3 ओ द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के साथ वह महिला अपनी पिछली दुनिया में भी सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक बन सकती है। धन्यवाद सर ध्रुव, लेकिन मुझे खेद है कि मैं अपने देश में किसी काम की नहीं रहूंगी, महिला ने उदास होकर कहा। किसने कहा ये? आप हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी हैं, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उनके जैसे जबरदस्त गायन क्षमता वाले कलाकारों की मौजूदगी से देश में वर्तमान और भविष्य में आयोजित होने वाले उत्सवों का आनंद और बढ़ जाएगा। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके त्योहारों में मनोरंजन के लिए विविधताओं की कमी है। बेसबॉल गेम, शराब पीने के खेल और आतिशबाजी शो के अलावा नेशन ऑफ रिबॉर्न के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे नागरिक अपना मनोरंजन कर सकें। लेकिन नागरिकों के नए आगमन के साथ उन्होंने देखा कि वहां अधिक से अधिक प्रतिभाएं थीं जिनका उत्पादन या शारीरिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं था। कुछ मनुष्यों और अर्ध मानवों में वाद्य यंत्र बजाने, गीत गाने और बड़े उत्साह और लय के साथ नृत्य करने की प्रतिभा थी। इनमें से अधिकांश लोगों को किसी अन्य क्षेत्र में स्थिर नौकरी मिलना कठिन होता, लेकिन नेशन ऑफ रिबॉर्न में यह एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रतिभा थी जो इंजीनियरों और किसानों के समान ही आवश्यक थी। आखिरकार ध्रुव ही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि कला उन्हें किस प्रकार आगे ले जा सकती है। अपनी पिछली दुनिया में के पॉप के आदर्शों को दुनिया भर में लाखों करोड़ों प्रशंसक पूछते थे। भले ही वे एक अलग भाषा का इस्तेमाल करते थे, फिर भी लोग उनके गीत गाते थे और उनके कठिन मूव्स पर नृत्य करते थे। यहाँ तक कि वह भी अपने पिछले जीवन में के पॉप बुखार की चपेट में आ गए थे। एनिमे देखने के अलावा ध्रुव को के पॉप गाने सुनने का भी शौक था। एक सोलो के पॉप आइडल थी जिसके वे बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह गायन और नृत्य दोनों में बहुत अच्छी थी और अपने गीतों को गाते समय सितारों से भी अधिक चमकने की अपनी क्षमता के कारण उसे रात का गहना माना जाता था। वह एक वजह थी जिसकी वजह से वह घर से बाहर निकलता था। वह उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहता था और असल जिंदगी में उसकी एक झलक देखना चाहता था। बेशक उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था, इसलिए कॉन्सर्ट में उसे देखने का उसका इरादा सिर्फ उसका गाना सुनना नहीं था। वह भी एक कारण थी कि वह ऑनलाइन शतरंज में शामिल हो गया। उसने एक साक्षात्कार में कहा कि वह खेल के प्रति काफी जुनूनी थी और इसने उसे शतरंज खेलने के लिए भी प्रेरित किया। ध्रुव को पता था कि वह अकेला नहीं था जो उसकी बहुत प्रशंसा करता था। अपने पिछले जन्म में उसे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया भी उसकी प्रशंसा करती थी। कला प्रतिभाओं की असली क्षमता यही थी। ध्रुव ने सोचा कि इस तरह की प्रतिभाओं से युक्त प्रीतम भी अपने पिछले जन्म के पॉप आइडल की तरह बन सकते हैं, जो अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से दुनिया को जीत लेंगे। ये दुनिया अभी भी उन प्रतिभाओं को कम महत्व देती है जो उत्पादक नहीं हैं, लेकिन ध्रुव को विश्वास था कि वह इसे बदल सकता है। बेशक दुनिया को बदलने से पहले उन्हें अपने देश से शुरुआत करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने ललित को निर्देश दिया कि वे इन प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक तरीका दें, कुछ ऐसा जैसे कोई और त्योहार हो। आखिरकार वे अभी अभी बहुत सारे नए नागरिकों को लेकर आए थे, इसलिए उनका स्वागत जश्न के साथ करना ही उचित था। अपने कुछ कारीगरों की मदद से वे गिटार, ड्रम सेट जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने में सफल रहे और यहाँ तक कि एक स्टीरियो साउंड सिस्टम भी बनाया जो पूरे देश में संगीत प्रसारित कर सकता था। बेशक उन्होंने मित्रिल को भी उन उपकरणों में एकीकृत करने का फैसला किया।